बाकी अब जो आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब इसको बबल वबल तो ना माने ना सर, जो लोग कहते हैं बबल है बबल है बबल है, ये तो बहुत बड़ा बबल हो गया, पैसा आ रहा है बाहर से, यूएस की उसमें टर्म से पूछ रहा हूं कि इतना पैसा छाप दिया उन्होंने, इतना पैसा आ रहा है सिस्टम में, ये इस वजह से बढ़ रहा है। एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम क्या है, उनको दिख रहा है कि अभी कोई रीजन नहीं मिल पा रहा उनको, एक ही रीजन है उनके सामने कि पैसा है, और वो उनको लग रहा है पैसा तो वापस जाएगा, कभी ना कभी वापस जाएगा, तो इसमें तो हो जाएगा खत्म ये। तो ये रीजन है सर, ये कोई और भी रीजन है इसके अलावा? देखिए सर, मैंने बहुत बुल मार्केट्स और बहुत बेयर मार्केट्स देखे हैं। मेरा एक और थ्योरी है मेरी, सुन लीजिए कि बुल मार्केट कई कारणों से हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन बेयर मार्केट सिर्फ एक कारण से होता है, वो है फंडामेंटल। मैंने सुना है सर। बुल मार्केट तो अनाप शनाप पंड शंड मेनिया बबल हिस्टीरिया फिस्टीरिया सब कर आके कुछ भी तरह से कर सकते हो। बेयर मार्केट आज तक इलॉजिकल नहीं होता सर, सबसे लॉजिकल मूव मार्केट का बेयर मार्केट में ही नजर आता है, राइट। मैंने ये जो तेजी खेली है लास्ट ईयर से, मेरे पूरे तजुर्बे में, मैंने 82 में पहला इन्वेस्टमेंट किया था 40 साल पहले, मैंने आज तक इससे ज्यादा आसान बुल मार्केट नहीं खेला सर। एग्जैक्टली मेरे लिए भी सेम टू सेम है सर। इससे ज्यादा लॉजिकल बुल मार्केट मैंने नहीं देखा, जिसमें हर स्टॉक जो चला है वो एक्सप्लेनेबल है। बिल्कुल, मैं एक एक स्टॉक मैं एक रीजनिंग के साथ बोल सकता हूं क्यों ये 5 गुना हुआ, क्यों ये 10 गुना हुआ। और एक भी मतलब हो सकता है चुनिंदे जेड ग्रुप के स्टॉक चले, वो तो छोड़ दो, बट इन द लार्ज कैप जो जहां है वो ब्रॉडली जस्टिफाइड है। टिपिकली तेजी में इतनी जस्टिफिकेशन मिलती नहीं है साहब। और अगर चीजें जस्टिफाइड हैं तो चीजें ठोस है। जहां पर वो अनजस्टिफाइड हो जाती हैं, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थर्ड क्लास कंपनियां, 2000 में वो .com के अनशंट कंपनियां, वो फिर खत्म होना है, खेलो बड़ी बुरी तरह से खत्म होना है। अभी वो चीज स्टार्टअप में बोल सकते हैं आप, मेन लाइन लिस्टेड में वो चीज नजर नहीं आती मेरे को। सबके नंबर्स अच्छे हैं, उसके चलते स्टॉक्स बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि नंबर खराब थे, फंडामेंटल पुअर थे और शेयर 5 गुना हो गए, ऐसा बहुत कम है। इनफैक्ट शायद कोई भी ऐसे शेयर नहीं होंगे आपके पास में। तो ये लॉजिकल बुल मार्केट है, और लॉजिकल बुल मार्केट कैन कंटिन्यू टिल इट बिकम्स इलॉजिकल। वो भी उसमें टाइम है मेरा ख्याल में सर। उसमें मैं यही कह रहा हूं, अगेन लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी में इलॉजिकल लेवल नहीं पहुंचा है अभी। तो सर ये यूएस को इसी के साथ जोड़ देता हूं। एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि यूएस के अंदर जिस तरह से इंटरेस्ट रेट वगैरह अभी कह रहे हैं कि बढ़ जाएंगे, आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि यूएस के बस की नहीं है बढ़ाना भी इंटरेस्ट रेट, और उसने और यहां से पैसा चला जाएगा वापस या ये हो जाएगा। तो सर इसको कल ही देख लीजिए ना सर, उन्होंने 2 दिन पहले कुछ कहा टेपर वेपर करेंगे, बाजार घट गया, तो कल ही आ गया कि नहीं हम अभी सोचेंगे, अभी डेल्टा वेरिएंट आ गया है, उसके चलते हो सकता है अक्टूबर नहीं, अभी यार सब नहीं होना है। वो फंस चुका है सर, एक्चुअली यूएस फंस चुका है। ये चक्रव्यूह है। ये कोकेन दे दे के आपने एडिक्ट बना दिया। आप कोकेन के एडिक्ट को नहीं दोगे कोकेन, तो फिर क्या होगा? तो इसका कोई एग्जिट नहीं है। और अगर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर देयर विल बी मेहम, एंड वो मेहम 2-4 महीने हो सकता है होगा। जैसे कि 2018 में आप याद करें, 2018 के दिसंबर में नैस्डैक घटा था 15%, एक महीने में 15%, क्योंकि उन्होंने 2-3 रेट हाइक किए थे इन 2018, करेक्ट। तो मार्केट ने कह दिया ठीक है तुम करो, तुमको जो करना मैं करूं, मेरे को जो करना मैं करूंगा, देखते किसकी जीत होती है। घट गया 15%। कुछ नहीं है, मैं तो यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। आपने दीवार पिक्चर देखी होगी ना, दीवार पिक्चर में वही है ना जो मदन पुरी कहता है यार कि मैं तुम्हारे पैसे ना दूं तो, हाँ, तो कहता है यार आपको मुर्गी के अंडे एक ही दिन सारे चाहिए या रोज एक ही अंडे चाहिए, रोज चाहिए, आप डिसाइड कर लो। तो कहता है नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था। क्या स्टॉक मार्केट जो है यूएस की स्टॉक मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है सर, वो धमकी बहुत अच्छे से देती है, बहुत बढ़िया वाली है, मैंने भी देखा है पिछले 8-10 साल। कुछ नहीं होना, ये रेट हाइक वाइक कुछ नहीं होना सर। ये होगा क्या मैं बताता हूं, टोकन दिखाने के लिए 2 साल के बाद 0.25% पैसा कुछ करेंगे, उससे कुछ नहीं। टेपरिंग सर, टेपरिंग जो कह रहे हैं, टेपर थोड़ा बॉन्ड बाइंग को कम कर देंगे, उसका मुझे पूरा डाउट है, डाउट है। पूरा डाउट।
कह तो रहे हैं काफी, तो बोल तो रहे हैं, वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे वो नहीं पता, तो बोल तो रहे हैं। उससे यही होगा ना कि 10-15% की करेक्शन को वो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा बॉस, उससे कोई 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 नहीं, लंबी। उससे ये होगा नया पैसा शायद ना आए, लेकिन पुराना वाला बाहर तो नहीं निकाल देंगे ना वो इतनी जल्दी जो डाल सर दिया। पहली बात, मार्केट में पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सर मैं ये लोगों के लिए पूछ रहा हूँ सर, हमारे यहाँ लोग बहुत सारे ऐसे हैं वो पूछते रहते हैं हमारे से क्वेश्चन इस तरह के। मैं आपको बोल देता हूं, आप अगर आप देख लें हिंदुस्तान में जब से एफआईआई फ्लोस का डेटा मिलता है, आप कोरिलेशन निकाल लें कि उनके उनके आने से मार्केट पे क्या इफेक्ट आता है, आपको कोई कोरिलेशन नहीं मिलेगा। अगेन मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, ये अच्छी कहानी है, मनोहर कहानियां है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग सर नहीं है। आपको आज इसीलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ सर, ये सारी कहानियां तोड़ दी हैं सर हमारे को, मिथ जो है ना जितने, क्योंकि हमारे लोग जो है ना वो सारे टीवी सुनते हैं सर, सारे उल्टे पुल्टे कुछ भी आके उनको बोलता रहता है कोई कुछ भी, और वो मानते रहते हैं उसकी बात। एक सर ये चाइना के अंदर जो पीछे क्रैकडाउन हुआ है आईटी कंपनियों में, और कुछ कर रहा है, और स्टील के अंदर भी कर रहा है कि मैं ये नहीं करूंगा, बहुत बड़ा भक्त बनने की कोशिश कर रहा है इतने सालों के बाद, और अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा ये है कि कंज्यूमर की टाइप जाने की कोशिश कर रहा है, उससे सर एक तो शॉर्ट टर्म में और थोड़ा लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट देखते हैं सर आपके चाइना का? जैसे यहां तो लोगों के अंदर आदत होती है चाइना में कुछ भी हो तो उसका फायदा हिंदुस्तान को होगा, वहां चाइना में बम भी पड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे इसका फायदा हिंदुस्तान को होगा। मैं उस कैंप में नहीं हूं, लेकिन इंडिया के अंदर हम उसका फायदा नुकसान ना गिने, लेकिन ब्रॉडर आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म के अंदर और आगे जाके चाइना जो कर रहा है उसका पूरा वर्ल्ड के ऊपर, हमारे इंडिया के ऊपर, बाकी जगह के ऊपर क्या क्या हो सकता है उसका? चाइना जो कर रहा है वो उसके लिए बिल्कुल सही है, ये उस, ये उसके लिए तो कंपनियों सही के है लिए सर, सही लेकिन है। बाकियों के लिए, हाँ मैं वहीं बाकी पे आ लोगों रहा को। हूं। जी। ये बाकियों के लिए भी एक संकेत है हम्म। कि जहां भी अथॉरिटेरियन रूल होता है, हम्म। राइट, वहां पर, और इनफैक्ट अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी में भी कई कुछ कंपनियां बहुत पावरफुल अगर हो जाएं तो वो एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है, राइट। सो जी। देयरफॉर आप यूएस में अगर आप देखें, आपने पता नहीं फॉलो किया कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी अब ये एंटी प्लेटफॉर्म कई वो ला रहे हैं बिल्स, जहां पर कि जो ये 5-6 टेक जायंट्स की इतनी बड़ी मोनोपोली बन गई और इतना पावर मिल गया, यूएस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग रेगुलेशन। आप चाइना चाइना छोड़ दीजिए साहब, लोगों को चाइना ही नजर आता है। हमने एक ट्वीट किया अपने फर्स्ट ग्लोबल के हैंडल पे कल, आप वो जरा पढ़ लेना ट्वीट, हमने एक्सट्रैक्ट्स दिए हैं उसमें कि यूएस इज ऑल्सो गोइंग टू क्रैक डाउन ऑन दीज कंपनीज, ऑन देयर कंपनीज। तो वर्ल्ड में टेक के पावर को कम करना जरूरी है, दे आर टू पावरफुल एंड गवर्नमेंट्स के लिए थ्रेट है। और इंडिया भी ऐसा नहीं है कोई दूध से धुला है सर, हमारे यहाँ भी रेगुलेशन बड़े बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से पॉलिटिशियन की साठगांठ किस कंपनी के साथ है। तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए सर कि हम कोई बहुत ज्यादा यू नो महात्मा गांधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, और ये कहना कि चाइना की प्रॉब्लम के चलते इंडिया को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, मैं बिल्कुल ही नहीं मानता हूं इस बात को। There is no comparison at all. India है, China China है। India is at least in my view 50 years behind, if not 100 years behind in every sense of the word. Let us not compare ourselves to China, please. मैं विनती करता हूं, अपना कंपैरिजन वियतनाम और इंडोनेशिया से करना चाहिए हमें। They are peer group. Let us beat them. बहुत अच्छाइयां हमारे अंदर, लेकिन एक बुराई बहुत ज्यादा है कि हम बहुत आसानी से सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तो हमारे 7 मेडल आ गए ओलंपिक्स में, तो हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था जॉर्जिया में, जॉर्जिया नाम का देश, 7 मेडल उनके, उसमें 2 गोल्ड है। वो कह रहे हैं यार हमें तो बहुत अच्छा करना चाहिए था, बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा हमारा, और 40 लाख आदमी है वहां पर साहब। तो देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इफेक्ट ऑफ क्रैकडाउन ऑन लार्ज कंपनी, नॉट ओनली चाइना बट ऑल्सो इन अमेरिका। तो आईटी क्रैकडाउन की बात तो है सर, लेकिन चाइना बाकी भी बहुत कुछ कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को सुनने में भी आता है। स्टील कंपनियों के बारे में जैसे आप था पीछे, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है वहां पर, जैसे वो शिफ्ट, ऐसा लग रहा है अपना कुछ शिफ्टिंग कर रहा है पॉलिसी को लेकर के अपना, तो उससे पॉल्यूशन वगैरह। इसलिए हाँ, तो उन्होंने कई किया, ऐसा नहीं कि नई बात हो रही है। इन्होंने 2009-10 में बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम से ही पोल्यूशन पे बड़ा कट डाउन किया था 2008 में। उसके चलते इंडियन केमिकल कंपनीज को बहुत बड़ा फायदा हुआ था, बिकॉज कैपेसिटी कम हुई तो प्राइसेस बढ़ गए,
एंड हमने तो उसी वक्त केमिकल का ट्रेड निकाला था और वहां से भी स्टॉक सब 50-50-100 गुना हो गए। बिल्कुल, तो बिकॉज एग्जैक्टली वही फैक्टर था कि चाइना का क्रैकडाउन इज गुड फॉर दीज कंपनीज, इट वर्कड आउट क्वाइट वेल। एपीआई में आपने देखा है वही चीजें हैं कि मतलब एपीआई सिमिलर ट्रेड आल्सो, इट हैज वर्कड वेल। तो फायदा चुनिंदा कंपनियों और सेक्टर्स को जरूर होगा, एज एन इकोनॉमी बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता। और स्टील के अंदर भी इस तरह से, मतलब स्टील में जो पीछे हुआ यहाँ की कंपनियों का बहुत अच्छा रिटर्न आया, सब कुछ आया, काम भी बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा मतलब सुनने में आता है, बात है इस तरह की। उस बारे में आपका क्या राय है सर, कि चाइना की वजह से है या ये ग्लोबल साइकिल चेंज हुई है कोई किसी तरह की? एक आपका ट्वीट भी दिखा देता हूं सर, इसमें आपने एक अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि आपका जो है, आपने कुछ अपना एक्सपोजर जो है कमोडिटीज में हल्का किया है, और कल लोगों ने नजारा भी देखा है उसका थोड़ा बहुत, तो कि क्या हुआ है कल। तो आपका ये ट्वीट था, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में लेके चले सर, कि एक ये आप कभी भी इस बातों पर, मुझे पता है यकीन नहीं करते कि सुपर साइकिल है, डुपर साइकिल है, मुझे पता है इस बारे में आप कभी यकीन नहीं करते, ना करते हैं इस तरह की बातें, लेकिन फिर भी जो साइकिल है वो साइकिल तो दिख रही है हमको भी। तो ये कितनी सस्टेनेबल है और कितनी आगे तक जा सकती है? क्या इसमें भी करेक्शन है, या ये कोई टॉपिंग आउट है, या कुछ ऐसा है? इस बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे सर? देखिए, ये मेरी एक और थ्योरी है सर, सुन लीजिए। सर आज थ्योरियां सुन रहे सर। आज थ्योरियां हैं, बता रहा हूं आज। सर हम आए इसीलिए सर आपके पास सुनने के लिए। तो दुनिया में कई प्रकार की तेजी होती है, और दुनिया में हर तेजी हमको पसंद है, राइट? सिर्फ एक तेजी पसंद नहीं है। कौन सी तेजी? यही कमोडिटी वाली, क्योंकि वो हर्ट करती है, वो हर एक को हर्ट करेगी ना सर, कहीं ना कहीं वो हर्ट करती है। स्टील की तेजी से कोई खुश नहीं होता 5 कंपनियों को छोड़ के, बिल्कुल, राइट? कॉपर की तेजी से 10 कंपनियों को छोड़ के दुनिया में दुखी पहुंचता है। फूड की तेजी से वो जो फूड जो प्रोड्यूस करते हैं उनको ही फायदा होता है, बाकी सबको नुकसान होता है। तो यही एक तेजी है, कमोडिटीज की तेजी, इंडस्ट्रियल और सॉफ्ट कमोडिटीज की तेजी, जिसमें कि हमें नफरत है। और जिस चीज से दुनिया को इतनी नफरत है वो चीज लंबा नहीं चल सकती, इसलिए सुपर साइकिल नहीं आ सकता। उस तेजी को लोग खत्म करेंगे ही करेंगे, उस तेजी को किल किया जाएगा। एंड उस तेजी को किल कैसे किया जाएगा, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा इसका तोड़ है, यूएस डॉलर को स्ट्रांग करो। यूएस डॉलर को आप स्ट्रांग करोगे, आपसे आप कमोडिटी नीचे आ जाएंगे, खत्म हो गई बात। इन्फ्लेशन का सारा मसला खत्म, और इंटरेस्ट रेट लो रखने का एक एक्सक्यूज मिल गया कि भाई इन्फ्लेशन ही नहीं है तो फिर रेट को बढ़ाए क्यों। दोनों तरफ से काम हो गया अपना। पूरे सर सारे डॉट को कनेक्ट करो आप, डॉट को कनेक्ट करें। ठीक है, तो इन्फ्लेशन है नहीं तो रेट क्यों घटाएं हम, बढ़ाएं मतलब। और इन्फ्लेशन अगर, और उसके अलावा ये जो हो रहा है सब कुछ, अगर इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई तो कल को हमारे ऊपर प्रेशर आएगा कि कुछ रेट पे करो, तो इससे अच्छा डॉलर बढ़ा दो कहीं ना कहीं। तो डॉलर बढ़ा के दोनों समस्याएं, एक तीर से दो निशाने हो गए, इधर भी हो गया उधर भी हो गया, दोनों काम चल गए। तो कमोडिटीज के अंदर मतलब अभी इसको मान के चलें कि ये एक टॉप लग गया आपके हिसाब से ना, मतलब टॉप लग गया आपके हिसाब से, या अभी है? सर हमने बहुत पैसे बना लिए, हमने तो ऑयल सर हमने भी, मैं भी हूं सर, मैं भी हूं सर, सबसे पहले मार्च लास्ट ईयर मधु केला मेरे डियर फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, वो ये शेयर वो शेयर कह रहा था, मैंने कहा वो सब ठीक है यार, मैं तो ऑयल ले रहा हूँ $15-16 पे, मैंने ऑयल ले लिया। तो मार्च में 20-25 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, और उसके बाद स्टील ले लिया अप्रैल मई में, तब से बहुत ज्यादा पैसे बन गए। और ये सारी चीजें हम बड़ा बैठ के सोचते हैं कि इतनी हाइपर बुलिशनेस, आर्सेलरमित्तल के रिजल्ट्स, जेएसडब्ल्यू के रिजल्ट्स, टाटा स्टील के रिजल्ट्स, ये सारी चीजें देख के बहुत देखा है साहब 30-35 साल में, तो इतना लंबा चलता नहीं है ये सब, और ये सब चीजों को खत्म होना ही होना है, और हमने अपने पैसे एटलीस्ट टू लार्ज एक्सटेंट ले लिए, एंड दैट इज प्रूडेंट। अब उसके बाद घट गए भाव, ये बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने कोई इसमें बहुत परफेक्ट टाइमिंग की है कि वो कि हमने लॉजिकली काम किया, लॉजिकली काम करने से सब आउटकम अच्छे ही मिलते हैं ना ओवरऑल। गुड।
एक क्वेश्चन मेरा डॉलर के ऊपर भी था और बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी, उसका मेरे ख्याल आंसर ऑलरेडी आ चुका है कि अगर डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा और इन्फ्लेशन नहीं होगी, रेट नहीं बढ़ेंगे, तो बॉन्ड यील्ड अपने आप ही इस तरह से रहेगी, नीचे आती रहेगी। तो वो हो गया, इसके अंदर ही हो गया काम उसका। एक सर अभी एक क्वेश्चन और है कि इंडिया के अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं या डेवलप भी गिन लेते हैं बीच में, चलो हम उनको जापान भी गिन लेते हैं और भी गिन लेते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले 2 से 3 साल के लिए, क्योंकि 20 साल वाली बात करना मुझे तो अच्छा लगता नहीं कभी भी कि 20 साल बाद क्या होगा, और ना मुझे 1 महीने वाली बात करना कभी अच्छा लगता है, मुझे हमेशा 2 से 3 साल वाली अच्छा लगता है बात करना, उतना देखता हूं उसमें। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया इंक्लूडिंग आपके लिए कौन सी मार्केट ऐसी है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि आप बाहर ट्रैक करते हैं, सब कुछ ट्रैक करते हैं यहां वहां, तो आने वाले 2 से 3 साल के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, 3 साल तक के लिए कौन से बाजार ऐसे हैं, जापान है, यूरोप है, या कौन से बाजार ऐसे हैं जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और उसमें इंडिया है या नहीं? नहीं, इंडिया है, बेशक है, नो डाउट अबाउट इट। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। साथ में ही वियतनाम, हमने बड़ा पैसा बनाया लास्ट के 12 महीने में, वो इंडिया से 3 गुना रिटर्न देके गया है वियतनाम का मार्केट। और स्वीडन एंड डेनमार्क हैव गिवन 2 times द रिटर्न ऑफ इंडिया इन द लास्ट 12 months। तो दुनिया बहुत बड़ी है सर, ऐसा नहीं सुपरमार्केट के उसी आयल में जाते रहिए, दुनिया थोड़ा सा बाहर देखिए, बहुत पैसा बनता है। इसीलिए पूछ रहा हूँ ना सर, और कौन से बाजार ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि हाँ? तो मैं यही कह रहा हूँ, ये जो मार्केट्स हैं, वियतनाम इज अ मैन्युफैक्चरिंग मिरेकल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं जानता हूं वहां पर क्या चीजें हो रही हैं, और थोड़ा दुख भी लगता है हमें, लेकिन वो एक अलग लेवल में कि उनकी पर कैपिटा नियरली $4,000 होने को आ गया, हमारे से डबल, इज 2 times एज रिच एज इंडिया। और डेनमार्क एंड स्वीडन क्लीन एनर्जी के हॉट स्पॉट्स है, वहां जो कंपनियां हैं, एंड वी ऑल नो दैट द एनवायरनमेंट, क्लीन एनर्जी, ये सारी चीजें एक ग्रोइंग एरिया है, वी ऑल नो दैट। एंड उसके लिए ये दोनों देश में जो कंपनियां हैं, ये पूरे नॉर्डिक रीजन में, they are amazing. So Denmark, Sweden are just amazing market. They are very good market, great companies. So apart from India, Vietnam, Denmark, Sweden look very very good. US तो है ही है, वो 50% ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन वहां कई कंपनियां अच्छी भी हैं, कई कंपनियां ओवर वैल्यूड भी हैं। लेकिन ये जो है लेस वेल नोन मार्केट्स है, ये उतने नाम नहीं आते इन मार्केट्स की, तो मैं उन मार्केट्स का नाम ले रहा हूं। एक और चीज बताता हूं आपको कि चाइना में भी लास्ट के 2 महीने में हमने जो शेयर लिए, कई लिए, उसमें से कुछ 10-20% डाउन भी है, लेकिन कई लिए जो 50%, 100% आप 2 महीने के अंदर चाइना में, इस पीरियड में। बहुत बड़ा मार्केट है, ऐसा नहीं है खाली वहां पर अलीबाबा और JD.com और टेंसेंट ही है सर, उसके नीचे 10-10 बिलियन की सैकड़ों कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं। तो डेनमार्क, स्वीडन, वियतनाम, चाइना, सेकेंड थर्ड टीयर कंपनीज, ऑल वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया पूरी दुनिया का, एक हमने अपना समझ लिया सारा। एक अब फिर यहां आ जाते हैं सर इंडिया के अंदर। एक तो पहले अभी बाहर ही है, तो एक मैं बिटकॉइन की बात और कर लूं, आपका काफी फेवरेट टॉपिक है वो। तो बिटकॉइन के बारे में सर, वैसे मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन आपका क्या राय है सर उस बारे में, बिटकॉइन के बारे में? नहीं, बिटकॉइन की जगह है सर, नो डाउट अबाउट इट। आज से 10 साल पहले पीछे ऐड था, आपने पीछे कुछ ऐड भी किया था मेरा ख्याल, फिर निकल भी गए शायद उसमें से। जी, आपने कुछ ऐड भी किया था बीच में शायद, और उसके बाद फिर एग्जिट भी ले लिया था शायद, मुझे ऐसा सब पता है कुछ। हाँ, हमने ऐड भी किया था, एग्जिट भी लिया था। वो तो चलता रहता सर, बड़ा वॉलेटाइल है, इसमें कोई बाय एंड होल्ड और लंबा क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो वो सब कहना कि मैं 5 साल के लिए होल्ड करूंगा, बट इसकी एक जगह होनी चाहिए पोर्टफोलियो। भले आप 2% ही रखें, लेकिन होनी चाहिए जगह। ये गोल्ड को रिप्लेस करेगा ही करेगा, नो डाउट अबाउट इट, करेगा गोल्ड को रिप्लेस। और गोल्ड को बात कर लिया अगर, गोल्ड के बारे में सर, गोल्ड एवरेज ट्रेड है सर। मैंने लास्ट ईयर रखा था, ये साल कुछ खास है नहीं हमारे पास, एवरेज ट्रेड है, नथिंग वेरी ग्रेट। अब एक बार इंडिया आ जाते हैं सर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है हमारा काफी। इंडिया के अंदर सर PSU सेक्टर के अंदर, वैसे मुझे पता है आपकी अच्छी भावनाएं नहीं है उनको लेकर कुछ ज्यादा, लेकिन PSU सेक्टर के अंदर जिस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं चारों तरफ, उसमें आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया है और वो डिसइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा उनको,
या ये किस तरह से चलेगा आगे? सर मैं तो कहता हूं कि हर इंसान को ये कामना करनी चाहिए ईश्वर से कि ऐसा मिले कि कोई और बना के गया हो, मेरा काम सिर्फ बेचने का ही हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना सर, कि हमारे माँ पिता परदादा ने जमीन छोड़ दी, हमने कुछ किया नहीं, हमको बेच देते हैं, चलो बेच के 2 पैसे आ जाएंगे, उससे घर का खर्चा चल जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो आर्थिक स्थिति है उसमें ये डाइवेस्टमेंट इज अ नेसेसिटी, इट इज नॉट अ चॉइस। मैंने इसीलिए कहा मैं ना स्टॉप लॉस डिसएग्री करता हूं, बाय द वे मैं फुल्ली डिसएग्री करता हूं डाइवेस्टमेंट से, डाइवेस्टमेंट नहीं, प्राइवेटाइजेशन से। डाइवेस्टमेंट ठीक है, आपने शेयर लिस्ट किए, मैं प्राइवेटाइजेशन से टोटली डिसएग्री करता हूं। ये आपके क्राउन ज्वेल्स है, इनको बेचो मत कौड़ियों के भाव। ये हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है, आप इनको फाइनेंशियल एसेट की तरह मत देखो। अब और 15-20 कंपनियां चलाने में इतना क्या रॉकेट साइंस है? आप अच्छे मैनेजर लो, 2-5 करोड़ रुपया तनख्वाह दो, ईसॉप दो, चलेगी ना। प्राइवेट सेक्टर भी चलती है ना, तो क्यों नहीं चलेगी पब्लिक सेक्टर? उनको बेचना तो सबसे आसान काम है, वो भी भाव डुबा डुबा के बेचना। तो मैं डिसएग्री करता हूं कि इट्स नॉट गुड इन नेशनल इंटरेस्ट टू सेल दिस कंपनी, लेकिन अब पैसे नहीं है, उपाय कुछ है नहीं, डेफिसिट इज वेरी वाइड एंड इकोनॉमी हैज टेकन लॉट ऑफ इट। तो इसमें अब मेरे ख्याल से कोई डिबेट का कोई गुंजाइश नहीं। मैंने इसीलिए यूज किया ना सर, लाइन के स्टॉप लॉस हिट हो गया है उनका गवर्नमेंट का, तो अब करना ही पड़ेगा, अब कुछ है नहीं उसके अंदर, उनका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है उस मामले में। एक सर लॉस मेकिंग जो आईपीओ आ रहे हैं, इसके बारे में आपकी एक अच्छी सी राय थी, काफी जोमेटो आया अभी आने वाले टाइम में, पॉलिसी बाजार या पेटीएम्स इस तरह के, तो इसको कैसे देखते हैं सर आने वाले टाइम के अंदर? ये जो आईपीओ आ रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनियां जो लॉस मेकिंग है आज की डेट में, इंडिया के अंदर कभी भी देखा नहीं गया ऐसा, और हमारी जो स्टॉक मार्केट है थोड़ी सी इनमेच्योर थी इस मामले में, अभी थोड़ा सा मेच्योरनेस से आई है, तो इसके मतलब आगे क्या इंपैक्ट देखते हैं सर आप आगे? नहीं, मैं इसको एक ब्रॉड बेसिस पे देखता हूं, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि अदरवाइज इन कंपनियों को नैस्डैक जाना पड़ता था, या सिंगापुर, या जो भी है एक्सचेंजेस, जहां पर कि उनके लिए एक नेचुरल घर नहीं है। आप आज जोमेटो हो, आपको अमेरिका में कौन जानता है, कौन पूछता है? वहां जाके लिस्ट करोगे, यू विल गेट लॉस्ट इन अ सी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच कंपनीज। आप इंडिया में रहो, इंडिया आपकी नेचुरल मार्केट है, इंडिया में लोग जानते हैं, इंडिया में लोग यूज करते हैं, यू बिलोंग हियर। तो अब मार्केट में अपना अपना पूरा पिटारा खोल दिया कि बच्चों तुम बाहर मत जाओ, यहीं पर तुमको मैं दे दूंगी सब कुछ जो देना है। और मेरे लिए ये खुशी की बात है, भले कंपनियों में पैसा बने नहीं बने वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है जो कि एक मैच्योरिटी का साइन है कि एटलीस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू टेक अ वेंचर कैपिटल अप्रोच ऑल्सो। एंड हर इन्वेस्टर के पाई चार्ट में वेंचर कैपिटल की थोड़ी जगह होनी चाहिए। हु नोस कि आपको कहां मिल जाए बड़ा सा, उसमें 100% मत डालो, बट 1-2-3% एलोकेशन के लायक चीज है, तो उसके लायक उतनी लिस्टिंग हो, एक मार्केट सिस्टम बने। तो मैं, मेरे लिए तो बहुत ये खुशी की बात है कि ये एक डोर खुल गया है इंडियन कंपनीज के लिए। ओके 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 सर, एक यहाँ के सेक्टर्स की बात करना बहुत जरूरी है। हमारे जो लोग सुन रहे हैं सारे के सारे वो कहेंगे शंकर सर आए भी और आपने उनसे पूछा नहीं कि सेक्टर कौन कौन से अच्छे लग रहे हैं आगे, क्योंकि इन लोगों को तो अपने स्टॉक से मतलब है सर, और कुछ नहीं है। आपने जितना ज्ञान दे दिया वो तो ले लेंगे ये, लेकिन अब कहेंगे जब अब जा रहे हो तो जाते जाते कुछ स्टॉक ही बता दो हमारे को। खैर स्टॉक तो नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन अब क्या सेक्टर कौन से देखते हैं सर आने वाले 2-3 साल के लिए जिस तरह से चल रहा है ये? उसमें कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल अवॉइडेबल हैं या उनको ना ही देखेंगे तो भी चल जाएगा, और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है, मतलब अगर उनको नहीं देखेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा? तो उसमें थोड़ा सा सेग्रीगेशन क्या है सर आपका, मतलब किस तरह से देखना चाहिए सर इसको? सो बाय एंड लार्ज सेक्टर्स तो जो चल रहे थे फिलहाल अभी भी वही ठीक है। आईटी फार्मा हैव बीन वेरी गुड बाय एंड लार्ज, अभी भी उनमें कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक्स फार्मा में सर अभी काफी क्रैकडाउन आया, फार्मा में अभी पीछे काफी आए हैं। एक सेक्टर फार्मा का आपने नाम लिया, उसमें काफी क्रैक्स आए हैं, बीच में काफी न्यूज थी यूएस की, तो उस वजह से उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ऐसा कोई एग्जिट वाला अभी तक तो हमको नजर नहीं आता कि एग्जिट कर जाओ पूरी तरह से, और आईटी रिमेन स्ट्रांग। बाकी हमने थोड़े थोड़े लॉकडाउन वाले ट्रेड्स, पीवीआर, आइनॉक्स, इस तरह की चीजें ली थी जो कि ठीक ठाक है, दे आर नॉट बैड। और भी कुछ जैसे पावर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वो उस तरह के सेक्टर्स, तो थोड़े अनलव्ड जो सेक्टर्स थे हमने उनमें थोड़ी पार्टिसिपेशन की पिछले 2-3 महीने से, जो कि काफी अच्छा रहा हमारे लिए।
तो जैसे हमारे हमारी थ्योरी में सर कुछ परमानेंट लव नहीं है सर मार्केट का, मतलब ये तो एक वो परमानेंट लव करना होता तो आप किसी नारी को पकड़ो, ये मार्केट में ये सब चीज की कोई जगह नहीं है सर। तो आज मैं आज इसी आज कुछ आज हमें जो अच्छी लगती है चीजें, वो आईटी है, फार्मा है, पावर के कुछ शेयर्स हैं, कुछ ये मल्टीप्लेक्स के शेयर्स हैं, बिकॉज इनका जो वर्स्ट था ये हो गया, अब इससे बुरा और कुछ हो नहीं सकता है साहब। इतने लॉकडाउन पे लॉकडाउन झेल लिए, अब यहाँ से अपसाइड है या यही रह जाएंगे, तो द रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर दिस शेयर। तो इस वही तरह मैंने के अभी पीछे किसी से बात कर रहा था इनके बारे में, पीवीआरस के बारे में, इनके बारे में, तो मैंने उनको बोला कि ये बंद ही है ऑलरेडी, अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ये खुलेंगे नहीं। गवर्नमेंट ये तो कह नहीं सकती कि आग लगा दो सबको, ऐसा तो होगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि खुलेंगे नहीं, वो तो पहले ही बंद है ऑलरेडी। तो जो इनके अंदर रिस्क रिवॉर्ड है, एक्चुअली वो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है इनके अंदर। तो सर बाकी एक सेक्टर रियल एस्टेट का सर बहुत हल्ला मचा हुआ है, उसके अंदर आपकी कोई राय सर? हमने डीएलएफ लिया था, एक ही खरीदा था, ठीक ठाक ही है। ऐसा भी नहीं है सेक्टर पे बहुत भरोसा करना चाहिए, इसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है। दुख ज्यादा है, सुख कम है। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए आप 1-2% रख लो पोर्टफोलियो में, उसके ज्यादा के लायक। रियल एस्टेट के साथ में सर मैं होम इंप्रूवमेंट को जोड़ दूं, उसके अंदर काफी बढ़िया अच्छे कुछ स्टॉक हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है होम इंप्रूवमेंट को? हाँ, तो हमने कजारिया सेरेमिक्स लिया हुआ है, कजारिया लिया हुआ है हमने, वो उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा हमने भी आपकी तरह किया हुआ है साहब। मेरी तरह नहीं सर, मैंने आपकी तरह किया हुआ है। आपने मेरी तरह नहीं किया हुआ सर, हम तो सीख रहे हैं सर अभी आपसे। और सर एफएमसीजी स्टेपल्स, मतलब स्टेपल्स में कोई खास राय है आपकी? स्टेपल्स में एफएमसीजी तो सर मैं हमेशा यही कहता हूं कि जब बाजार में मंदी आती है तो इनमें तेजी आ जाती है। आप देखो कल का टेप बड़ा क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके बारे में कोई ऐसा मतलब ऐसा वाला व्यू नहीं है ना इनके बारे में? कोई ऐसा व्यू तो नहीं है कि हाँ बहुत बढ़िया रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए टाइप, ऐसा वाला कोई व्यू है आपका? फिलहाल अभी एफएमसीजी में उतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है कि इनमें सुपर नॉर्मल रिटर्न्स बनेंगे। नॉर्मल रिटर्न्स के लायक ठीक है सर, लेकिन अच्छा। अगर वो लेक की लेवल को 3 फुट से 10 फुट जाना है, वो फासला हम कई तरह से और तरह से खेल सकते हैं। गुड 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 गुड, यही सुनना चाह रहा था सर मैं आपसे। और एक सर इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी काफी बुराइयां हो गई हैं, अभी हमारे पीछे हमने काफी बात करी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सर कुछ अच्छी भावनाएं आई हैं आपके मन में? क्योंकि उसके अंदर भी आपकी वो लॉट वाली थ्योरी लग जाएगी मेरा ख्याल में, क्योंकि पिछले 10 सालों से कुछ हुआ नहीं है, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो है थर्ड क्लास सेक्टर, लंबा पैसा उसमें बन नहीं सकता लंबे टाइम के लिए, लंबा पैसा छोटे टाइम के लिए बनता है, लाइक कमोडिटी सेक्टर और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स। तो आपको थोड़ा बहुत, हमने लार्सन टोब्रो थोड़ा बहुत लिया हुआ है, बहुत भरोसा नहीं है सेक्टर के ऊपर। जैसा मैंने कहा इसमें वो ये भी उसी कैटेगरी में, ज्यादा दुख है और सुख कम है। ओके। और वो फाइनेंशियल्स के अंदर बैंकिंग को लेकर तो मुझे पता है आपके अच्छे कोई विचार रहते नहीं कभी भी, लेकिन और जो सेक्टर हैं उसके साथ जुड़े हुए, जैसे इंश्योरेंस है और अभी जो नई कुछ कंपनियां आई हैं यहाँ पर अपना डिपॉजिटरीज वगैरह, उनको लेकर के कुछ खास विचार सर आपका फाइनेंशियल्स के अंदर? डिपॉजिटरी वगैरह हमारे पास में है, बैंक्स में थोड़े बहुत हैं, लेकिन बैंक्स का मतलब वो अभी हर चीज का एक टाइम होता है। मेरे ख्याल से बैंक्स का भी टाइम ठीक नहीं है, बिकॉज ब्रॉड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, नैरो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो हम नैरोली उसको खेलते हैं फिलहाल के लिए। और जितने बैंकों से या फिनटेक कंपनी से बात करता हूँ, बैड डेट का साइकिल काफी पुअर है अभी, इट इज नॉट गुड। ओके। तो सर हमने बहुत सारे सेक्टर्स की बात भी कर ली, बाकी बात भी कर ली, दुनिया की बात भी कर ली, बिटकॉइन की बात भी कर ली, अब हमें सिर्फ शंकर सर की बात करनी है। और शंकर सर की बात यह है कि हमारे पास में सर आपके लिए एक खास प्रश्न है सर, वो ये है सर कि ये सर आप इतना सारा बाहर का आप फूडी हैं, बहुत अच्छे मुझे पता है, और ये मैंने कुछ फोटो कलेक्ट करी है आपके ट्विटर हैंडल से। सर आप इतने फिट कैसे रहते हैं सर? इतना कुछ खा के हमें तो हवा भी लग जाती है सर। आप इतने फिट कैसे रहते हैं सर? मुझे ये जानना है सर आपसे। ये भी एक साइंस है, बहुत सिंपल साइंस है, ये समझा दूंगा आपको। अच्छा, मुझे अकेले में समझाना सर, कभी ऐसे में समझाना सबके सामने। ये भी मेरी नोबेल प्राइज के लायक थ्योरी है।
सर साहब से समझूंगा जरूर सर। मैं देखता हूँ सर, आप इतने फूडी हैं, बाहर हर समय आप फूड डालते रहते हैं, एक तो मुंह में पानी भी आता है, लेकिन हमें तो हवा भी लग जाती है सर, सारी हवा भरी हुई है अंदर, हमें हवा भी लग जाती है खा के। मैं देखता हूँ शंकर सर इतने फिट कैसे रहते हैं इतना सारा खाने के बाद। मैंने कहा मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा एक बार। मैंने सारी फोटो इसलिए कलेक्ट करके रखी थी, याद है मैं शंकर सर हमेशा बाहर रहते हैं और बाहर का अपना खाते पीते रहते हैं मस्ती से। तो बढ़िया है सर, ये सीखना पड़ेगा सर आपसे, ये चीज और सीखनी पड़ेगी सर। स्टॉक मार्केट तो हमने बहुत सीखी है ये आपसे। सिखा दो यार, इसमें कुछ नहीं। सिखा देना सर, ये भी सिखा देना सर हमारे को। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका थैंक यू, आप हमारे साथ में जुड़े, इतना समय दिया, और हमारे जो सारे प्रश्न थे, बातें थी हमारे दिल में। और मैं ये चाहूंगा सर इसको थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे, आने वाले 2-3 महीने में एक बार फिर जुड़ जाएंगे सर, आपसे राय लेते रहेंगे, थोड़ा बहुत हमारा भी चलता रहेगा और हमारे लोगों का भी चलता रहेगा, क्योंकि बहुत चाहते हैं सर, क्योंकि टीवी भी सब आप जो आते हैं ना सर आप, तो वहां पर एक तो टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, और वहां पर उनके जो क्वेश्चन का जो स्टाइल है वो पता ही है आपको, थोड़े बहुत ही अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर थोड़ी हम फ्रैंक बात कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर सर का, और मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा इसको और अपने साथ पूरा शेयर कीजिएगा। और शंकर सर के साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं आने वाले टाइम के अंदर, तो ये उनकी वेबसाइट नीचे आ रही है, इसके अंदर आप जा सकते हैं, शंकर सर के साथ में जुड़ सकते हैं। और मैं पूरा चाहूंगा कि हमारे साथ में शंकर सर एक बार दोबारा जुड़े और एक बार बात हम फिर भी करें आने वाले टाइम में, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है जो हमारे को चाहिए होता है। तो शंकर सर आपका बहुत 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 शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर, और आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा हम आपके साथ में और जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।